नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही ई वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम जो हमारा EL 206 वेव प्रोपोगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट है, उसका जो सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट टॉपिक्स हमने किए थे स्पेस वेव प्रोपोगेशन। आज हम उसमें आगे स्काई वेव प्रोपोगेशन देखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम मोड्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन जो हम पहले भी देख चुके हैं उसी को थोड़ा सा फिर से देखेंगे। स्काई वेव प्रोपोगेशन, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको स्काई वेव प्रोपोगेशन क्योंकि बेसिकली इसी में होता है तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है इसमें स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो जो रेडियो प्रोपोगेशन है, रेडियो वेव प्रोपोगेशन का वो तीन तरह के वेव प्रोपोगेशंस में होता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन। इस स्काई वेव प्रोपोगेशन को हम आइनोस्फेरिक प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो बेसिकली स्काई वेव प्रोपोगेशन है वो स्काई के अंदर होता है, आइनोस्फेयर में होता है, और स्काई के अंदर आयंस होते हैं, आइनोस्फेयर होता है। तो स्काई वेव propagation is preferred when the wave has to travel a long distance. Here the wave is projected onto the sky and it is again reflected back onto the earth. तो स्काई वेव प्रोपोगेशन हम वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दूरी की डिस्टेंस को हमें कम्युनिकेट करना हो, यानी एक हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा दूरी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, वहाँ हम स्काई वेव प्रोपोगेशन को प्रेफर करते हैं। जब मेजर जो फंडामेंटल है इसके अंदर वो है कि हम सिग्नल को यहाँ से अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं स्काई की तरफ, और वो वहाँ से स्काई से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस अर्थ पर बाउंस बैक होती है। The wave which are transmitted from the transmitter antenna are reflected from the ionosphere. It consists of several layers of charged particles ranging in altitude from 30 to 250 miles above the surface of the earth. Such a travel of the wave from transmitter to ionosphere and from there to the receiver on earth is called sky wave propagation. Ionosphere is the ionized layer around the earth's atmosphere which is suitable for sky wave propagation. Basically जो स्काई, ये इस तरह के वेव प्रोपोगेशन के अंदर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं अर्थ में, ट्रांसमीटर एंटीना अर्थ पर होगा, रिसीविंग एंटीना अर्थ पर होगा। दोनों ही जो एंटीनाज है वो अर्थ पर हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। हो सकता है इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर स्टेट इस तरह से वो हमारे सिचुएटेड हों। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस वेव प्रोपोगेशन के अंदर सिग्नल स्काई में ट्रांसमिट होता है। वहाँ ट्रांसमिट होने के बाद में लगभग 30 से 250 माइल्स की जो हाइट होती है उस पर चार्ज कैरियर्स होते हैं। आइनोस्फेयर में चार्ज कैरियर्स होते हैं और उनको डिफरेंट लेयर्स हमने पढ़ी हैं, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर्स, और वो लेयर्स हमारी वहाँ आयनाइजेशन की लेयर्स होती हैं। तो उन आयनाइजेशन की लेयर्स पर जब ये EM वेव जाके टकराती है तो कुछ तो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ वापस रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं यहाँ अर्थ पर। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये जो आयनाइजेशन लेयर्स में जो आयंस मौजूद होते हैं उनकी वजह से होते हैं। और वो आयंस मौजूद क्यों होते हैं? वह आयंस इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस होती हैं, जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो वहाँ गैसेस और अदर पार्टिकल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का में आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। और जब अर्थ की रेडिएशंस वहाँ नहीं होती हैं तो वो लेयर्स भी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाता है उनका इफेक्ट भी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो वेव्स हैं वो अर्थ ट्रांसमीटर से लेयर्स पर आयनाइजेशन आइनोस्फेयर पर ट्रांसमिट होगा, वहाँ आइनोस्फेयर से फिर से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के रिसीवर पर पहुँचेगा। तो इसे स्काई वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। Earth atmosphere has several layers. There are mainly classified into 3 layers: troposphere, stratosphere and ionosphere। 3 तरह की लेयर्स होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में।
तो पहली तो होती है ट्रोपोस्फेयर। दिस इज़ द लेयर ऑफ अर्थ विच लाइज जस्ट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। वी द फ्लोरा एंड फोना लिव्स इन द दिस लेयर। द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एंड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस हेयर। हमने कल इस पिछले लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर था इस सब्जेक्ट का, उसके अंदर हमने स्पेस वेव प्रोपोगेशन पढ़ा था। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, वो होता है यहाँ इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस इज़ द लेयर ऑफ अर्थ विच लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर। द बर्ड फ्लाई इन दिस रीजन। द airplanes travel in this region. Ozone layer is also present in this region, and the ground wave propagation, line of sight propagation takes place here. स्ट्रेटोस्फेयर जो क्षेत्र होता है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का एरिया जो होता है वो डिस्टेंस पर हम उस लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर पे होते हैं। और इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमारे एरोप्लेन, बर्ड्स वगैरह ये फ्लाई करते हैं, और जो लेयर भी हमारी यही होती है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एंड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हमारी यहाँ भी होती है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है। नेक्स्ट है आयनोस्फेयर। दिस इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर आयनाइजेशन इज एप्रिशिएबल। द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन नॉट ओनली हीट दिस रीजन but also produce negative and positive ions. Since the sun constantly radiates UV and the air pressure is low, this layer encourage ionization of the particles. बेसिकली ये जो लेयर होती है ये इन दोनों लेयर से, आयनोस्फेयर इन दोनों लेयर से, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की लेयर होती है। यहाँ जो सन होता है उसकी एनर्जी की वजह से यहाँ हीट तो प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि सन से यहाँ कॉन्स्टेंटली यूवी रेज हमें रेडिएट होती रहती हैं या पहुँचती रहती हैं, इसके साथ यहाँ एयर का प्रेशर भी लो होता है, इसलिए ये आयनाइजेशन को प्रेफर करते हैं या आयनाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स ईजीली होते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आयनाइजेशन की? द लेयर बिलो आयनोस्फेयर हैज़ higher amount of air particles and lower UV radiation. Due to this, more collision occurs and the ionization of particle is minimum and not constant. जो आयनोस्फेयर के नीचे की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की, तो वहाँ क्या है कि वहाँ भी एयर पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन वहाँ एयर पार्टिकल्स तो ज़्यादा हैं लेकिन यूवी रेडिएशंस कम है। इस वजह से वहाँ आयनाइजेशन तो होता है लेकिन वो फिर से कोलाइड करके और जो है कि वापस कोलिजन हो जाता है और वो आयंस रहते नहीं हैं, डिसोसिएट मुद्रा में नहीं रहते, एसोसिएट हो जाते हैं। और वो जो आयनाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है वो भी कांस्टेंट भी होता है और मिनिमम होता है। The layer above ionosphere has very low amount of air particle and density of ionization is low, quite low. Hence ionization is not proper. और ionization के ऊपर के लेयर की अगर हम बात करें, आयनोस्फेयर के लेयर की ऊपर की बात हम करें तो वहाँ भी क्या होता है कि आयनाइजेशन तो होगा लेकिन वहाँ क्या है कि एयर पार्टिकल कम है, यूवी रेडिएशंस तो हैं लेकिन एयर पार्टिकल कम है, तो इसलिए वहाँ आयनाइजेशन कम होता है। तो आयनोस्फेयर के ऊपर भी आयनाइजेशन कम होता है, नीचे भी कम होता है। दोनों में क्या है कि आयनाइजेशन के लिए एक प्रेफरेबल कंडीशन क्या है कि एयर पार्टिकल हो और यूवी रेडिएशन हो। अब ऊपर के लेयर में तो एयर पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, यूवी रेडिएशन ज़्यादा होती है। और नीचे के लेयर में एयर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो यूवी रेडिएशंस कम होती हैं। तो दोनों ही जगह पर ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, लेकिन आयनोस्फेयर में नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स भी अच्छे खासे होते हैं और यूवी रेडिएशन जो अर्थ से हमें प्राप्त होती है या उस लेयर को प्राप्त होती है आयनोस्फेयर में जाती है वो भी पर्याप्त होती है। The ionosphere has a good condition of UV radiation and average air density that does not affect the ionization. Layer has most influence in the sky wave propagation. इसलिए हमारा sky wave propagation ionosphere में होता है। ये the following figure depicts the layer present in both day and night, daytime and night time in the earth atmosphere. ये हमारी डे और नाइट के अंदर जो लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं उसका एक डायग्राम है। एक तरफ अपने डे और नाइट बनाया हुआ है और एक तरफ हाइट बनाई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि डे नाइट के अंदर कोई लेयर नहीं है 0 से लेकर 100 किलोमीटर्स तक, जबकि डे के अंदर एक डी लेयर है।
फिर 100 किलोमीटर एंड अबव पर देखें तो ई लेयर आ रही है नाइट में और डे में दोनों में। फिर 200 किलोमीटर पर हम देखें तो डे नाइट में तो सिर्फ एफ लेयर है और डे में 2 लेयर्स हैं, F1 एंड F2। दोनों ही का ही यहाँ कलर डिफरेंस हमने अलग किया है, कलर का जो कंपोजिशन है वो अलग किया, ग्रीन कलर में लिया है, लेकिन नाइट के अंदर जो पूरा इवनली है, एफ लेयर पूरी इवन है। और डे के अंदर F1 और F2 लेयर जो 2 बनाई है, तो F1 लेयर को तो हमने हल्का किया है, F2 लेयर को हमने डार्क किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि F2 लेयर में आयनाइजेशन लेवल हाई होता है, F1 लेयर में कम होता है, और F में पूरे कांस्टेंट सख्त। तो ये हमारा डिपिक्शन है लेयर्स की, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, आयनाइस्फीयर के अंदर जो लेयर्स हैं उनकी। इन द प्रोसेस ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव देर आर ए फ्यू टर्म्स। अब ये जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है, इसके अंदर कुछ टर्म्स हमारी होती आएंगी काम में, वो हम डिस्कस करना जरूरी है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्काई वेव प्रोपोगेशन ही नहीं, वेव प्रोपोगेशन समझने के लिए भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट बेसिकली क्या होता है कि हमने यहाँ से ग्राउंड से एक सिग्नल ट्रांसमिट किया और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड पर आ गई रिसीवर पर। तो बेसिकली हम तो हाइट एक अज्यूम करके बैठे थे कि ये कुछ माइल्स, मान लीजिए x माइल्स तक जाएगी या x किलोमीटर्स तक जाकर और वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, लेकिन ये क्या कि उससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आयनाइजेशन लेयर है ये इसको रिफ्लेक्ट ना करके रिफ्रैक्ट करवाता है, रिफ्रैक्ट करवाता है, इसलिए। तो वर्चुअल लाइट का अगर शाब्दिक डेफिनेशन बोले तो क्या है कि व्हेन ए वेव इज़ रिफ्लेक्टेड इट इज़ बेंट डाउन ग्रेजुअली ड्यू टू बट नॉट शार्पली। हाउएवर द पाथ ऑफ इंसिडेंट wave and reflected wave are same if it is reflected from the surface located at a great height of the layer. Such a great height is termed as virtual height. तो हम देख सकते हैं कि वर्चुअल हाइट क्या होती है, कि वर्चुअल हाइट है कि एक इमेजनरी हाइट होती है जो कि इमेजिन किया जाता है कि हमारे जो अगर इस कोई पर्टिकुलर एंगल पर हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया है स्काई के अंदर, तो वो आयनोस्फीयर की उस डिस्टेंस से या उस हाइट से रिफ्लेक्ट होके आएगी। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि पाथ ऑफ ट्रांसमिशन और पाथ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमारा वेव का वही ये रहेगा, लेकिन जो हाइट होती है वो समवॉट डिफरेंट होती है, कम होती है, क्योंकि वो पहले ही सिग्नल जो है जो पहले ही रिफ्रैक्ट होकर बेंड होता हुआ उस पाथ को लेकर वापस जो रिफ्लेक्शन वाला पाथ है, रिफ्लेक्शन वाला पाथ है, उसको पकड़कर नीचे आ जाती है ये। तो वर्चुअल हाइट और एक्चुअल हाइट में डिफरेंस ये है, वर्चुअल हाइट एक्चुअल हाइट से ज़्यादा। सेकंड है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फॉर ए लेयर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर ए लेयर लिखा हुआ है। Critical frequency for a layer determines the highest frequency that will be returned down to the earth by the layer after having been beamed by the transmitters straight up in the sky। यानी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है कि हम किसी एंगल पर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं स्काई पर, और वो फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आ जाए, दो तरह की होंगी, या तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी या एब्जॉर्ब होकर वहीं रुक जाएंगे या पास हो जाएंगी। 3 तरह की वेव्स बनती हैं, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमने अगर कोई सिग्नल को कोई वेव ट्रांसमिट की तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि बस जो वेव है वो हमारी एक सर्टेन हाइट पर जाए और वहाँ एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरी है कि वो उसको लेयर को पार करके आगे निकल जाए, वर्चुअल हाइट भी क्रॉस कर जाए। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आए। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आ जाएगी, उस फ्रिक्वेंसी को हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बोलेंगे उस पर्टिकुलर लेयर के लिए। द रेट ऑफ आयनाइजेशन डेंसिटी व्हेन चार्ज कन्वेंटली through the layer, the wave will be bent to downward. The maximum frequency that has get bent and reach the receiver station with the minimum attenuation can be
टर्म्ड एज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, और इसको FC से डिनोट करते हैं। वही बात है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो कि वापस बेंट होकर रिसीवर स्टेशन पर हमारे पहुंच जाए विद मिनिमम एटीन्यूएशन, उसे हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम FC से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमें मल्टीपाथ फॉर द फ्रिक्वेंसी अबव 30 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रिक्वेंसी के लिए द स्काई वेव प्रोपगेशन एग्जिस्ट। सिग्नल मल्टीपाथ इज कॉमन प्रॉब्लम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू द स्काई वेव। द वेव which is reflected from the ionosphere can be called as a hop or ski. There can be number of hops for the signal. It may move back and forth from the ionosphere and the Earth's surface many times. Such a movement of signal can be termed as multipath. ये देखिए हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कि ऑब्स्टिकल्स, बिल्डिंग्स और रिसीवर्स और हिल्स और इनसे टावर्स से इनसे टकरा के ये रिसीवर पर पहुंचा है, तो इसे हम मल्टीपाथ बोलते हैं। फेडिंग होता है, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल कैन बी टर्म्ड एज फेडिंग। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट और रिफ्लेक्शन ड्यू टू मल्टीपाथ की वजह से जो और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से जो सिग्नल की क्वालिटी डिक्रीज होती है, डिग्रेड होती है, उसको हम फेडिंग बोलते हैं। फेडिंग रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस। इट इज़ वाइडली prevalent in wireless transmission. The most common cause of fading in the wireless environment are multipath propagation and mobility. और फेडिंग क्या होता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ जो फेडिंग होता है वो वेरिएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम के साथ वेरिएशन होता है। कई बार हम लोगों ने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर खड़े हैं तो हमारे मोबाइल पर सिग्नल होता है, और अगर हम वहाँ से इधर थोड़ा सा इधर उधर हो गए, डिसलोकेट हो गए, तो वो सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये फेडिंग ही होती है। नेक्स्ट है स्कीप डिस्टेंस, द मेजरेबल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर वेयर द सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयोनोस्फीयर कैन रीच द रिसीवर विद मिनिमम हॉप्स और स्कीप। इट इज़ कॉल्ड स्कीप डिस्टेंस। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस या मेजरेबल डिस्टेंस जहाँ पर हमारा सिग्नल मल्टीपल हॉप्स या स्कीप्स के बाद में, जो भी मिनिमम हॉप्स और स्कीप्स हैं उसके बाद में हमारा पहुँचता है, तो उसको हम स्कीप डिस्टेंस बोलते हैं। मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी होता है कि द मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी डिलीवर्ड बाय द ट्रांसमीटर रिगार्डलेस ऑफ द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। The highest frequency which is reflected from the ionosphere is to the receiver is called critical frequency. तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होती है आयोनोस्फीयर से वो तो होती है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, और जो ट्रांसमीटर से हम डिलीवर करते हैं उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी। हम जो सिग्नल मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यहाँ से ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिट करते हैं उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी, जो ट्रांसमीटर है उसकी पावर की परवाह करे बगैर। तो MUF इज इक्वल्स टू क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर है ऑप्टिमम वर्किंग फ्रिक्वेंसी, द फ्रिक्वेंसी विच इज़ बीइंग यूज्ड मोस्टली फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन एंड विच हैज़ बीन प्रिडिक्टेड टू बी यूज्ड ओवर a particular period of time over a path is called optimum working frequency। जो फ्रिक्वेंसी जो मोस्ट पर्टिकुलरली यूज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए, उसे हम ऑप्टिमम वर्किंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। किसी ट्रांसमिशन, किसी वर्किंग कम्युनिकेशन के लिए कोई वेव प्रोपगेशन हो रहा है तो उसके लिए जो ट्रांसमिशन के लिए फ्रिक्वेंसी हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम वर्किंग फ्रिक्वेंसी। इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस ISI occurs more commonly in communication system. This is the main reason of signal multipath। सिग्नल मल्टीपाथ के लिए की वजह से जो सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम हुआ है इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस। व्हेन ए सिग्नल अराइव एट द रिसीवर बाय डिफरेंट प्रोपगेशन पाथ दे कैंसल आउट ईच अदर विच इज़ नोन एज फेनोमेना ऑफ सिग्नल फेडिंग। Here it should be remembered that the signal cancel out themselves in vector way। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम जब हमारा इन सिग्नल्स का होगा
जब वो सिग्नल मल्टीपाथ फॉलो करके ट्रांसमीटर से रिसीवर पर पहुंचती है तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम इंटरसिंबल इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर इस इंटरसिंबल इस एडिंग की वजह से, वेक्टर एडिशन की वजह से अगर सिग्नल लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको सिग्नल फेडिंग कहते हैं और इसे इंटरसिंबल इंटरफेरेंस बोलते हैं। स्कीप डिस्टेंस स्किन डेप्थ। Electromagnetic waves are suitable for underwater propagation. However, they can propagate underwater provided we make the frequency of propagation extremely low. The attenuation of electromagnetic waves underwater is expressed in terms of skin depth. यानी जो यूवी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो अंडर वाटर प्रोपगेशन भी हम उसमें लेते हैं। तो जो the attenuation of electromagnetic waves under water is expressed in terms of skin depth. Skin depth की टर्म्स के अंदर हम उसका attenuation हम काउंट करते हैं। तो skin depth is defined as the distance at which the signal is attenuated by 1/e. It is measure of depth to which the electromagnetic wave can penetrate. तो जो हम अंडर वाटर हमारी सिग्नल को जो प्रोपगेट करवाने के लिए जितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम स्किन डेप्थ बोलते हैं और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/e। डक्ट प्रोपगेशन एट अ हाइट ऑफ अराउंड 50 meters फ्रॉम द टोपोस्फेयर ए फेनोमेना एग्जिस्ट। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट इन दिस रीजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर। द हायर फ्रिक्वेंसीज ऑफ और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी टेंड्स टू रिफ्लेक्ट back into the Earth's atmosphere. Instead of shooting into ionosphere to reflect, these waves propagate around the curvature of the Earth, even up at the distance of 1000 किलोमीटर। तो 50 मीटर की जो हाइट होती है अर्थ से, एक फेनोमेना एग्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर में, जिसे हम बोलते हैं डक्ट प्रोपगेशन। होता क्या है कि यहाँ अर्थ सरफेस और उसके बीच में 50 किलोमीटर के बीच में एक डक्ट की फॉर्मेशन होती है और सिग्नल वहीं उस एटमॉस्फेयर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर रिफ्लेक्ट होता हुआ ट्रांसमिट होता है, जैसा ये हमने इसके अंदर डायग्राम में बताया हुआ है। तो ये एक तरह से जैसे डक्टिंग एयर कूलर के अंदर डक्टिंग होती है, उस तरह से ये भी एक डक्टिंग होती है। उससे हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरी तरफ तक ट्रांसमिट होता है। ये कोई फिजिकल डक्टिंग नहीं होती, ये एक वर्चुअल डक्टिंग होती है कि नीचे की तरफ तो अर्थ का सरफेस होता है और ऊपर ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है। उन दोनों के बीच में सिग्नल हॉप करता हुआ, बाउंस करता हुआ और आगे ट्रांसमिट होता है। इसे हम डक्ट प्रोपगेशन बोलते हैं। आई होप आपको स्काई वेव प्रोपगेशन का फंडामेंटल और डिफरेंट लेयर्स हमने जो पढ़ी और जो टर्म्स वेव प्रोपगेशन में यूज़ होती हैं वो सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।